हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक इंडिया फिजिकल फीचर्स। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था और इसमें हम कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे पढ़ चुके थे। भारत की स्थिति पढ़ चुके थे, ठीक है। भारत की लैंड बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्रीज, ये सारा का सारा हम कल की क्लास में जान चुके थे। मैंने आपको कहा था इससे नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी और इसके साथ साथ एनटीटी दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली इसको मेंशन किया गया है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो एसएसटी न्यू सिलेबस के नाम से हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया था, मैप के थ्रू बता दिया था कि पूर्व से पश्चिम में इसका कितना विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में इसका कितना विस्तार है, जैसे पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम जान चुके थे। तो इससे नेक्स्ट हमें पढ़ना है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। मैंने आपको कहा था ये सारा हम आज पढ़ेंगे, तो ये इसको आप लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा यूजफुल क्लासेस रहेगी आपके लिए ये। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भारत का भौतिक स्वरूप। अब जहां पर भौतिक स्वरूप की बात हो जाती है तो इसके मतलब फिजिकल की बात होगी। फिजिकल में जैसे पर्वत, पहाड़, नदियां, इन सब की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर टोटल अगर पर्वतों की बात की जाए, यानी कि माउंटेन्स की बात की जाए, तो पर्वत क्या होते हैं, हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे लैंड एरिया पर 10.6% जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर 10.6% आपको क्या देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे। अगर हम पहाड़ियों की बात करते हैं तो पहाड़ियां जो पर्वतों से थोड़ी छोटी होती है, तो पहाड़ियां कितनी है, 18.5% है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पठार की बात करते हैं तो पठार कितने हैं, यहाँ पर 27.7% है। मैदानी भाग आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो कितना है आपके यहाँ पर 43.2% आपके यहाँ पर प्लेन एरिया है। तो अभी मैंने आपको चार बातें बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्वत, फिर पहाड़ियां, फिर पठार, फिर मैदानी एरिया। तो सबसे ज्यादा क्या है, हमारे प्लेन एरिया है, वो कितना है, 43.2% है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पठार। पठार कितने हैं, 27.7%। अगर हम पहाड़ियों की बात करते हैं तो 18.7%। अगर हम देश के लगभग पर्वतों की बात करते हैं तो वो कितने हैं, 10.6% है, ठीक है। तो ये तो देखो तीन की टेबल में हो गए दोनों, और ये कितना हो गया, 9 से एक ज्यादा, यानी कि 10.6%। और ये मैदान वैसे भी सबसे ज्यादा है, तो 43.2%। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको आपको याद रखना है, माउंटेन 10.6% है, पहाड़ियां हमारे पास 18.5% है, पठार हमारे पास 27.7% है, मैदानी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 43.2% है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत इस साइड में आपको देखने को मिलेगा, और ये इस तरीके से यहाँ से इसका विस्तार होता हुआ यहाँ तक आपको पूर्वी एरिया तक भी देखने को माउंटेन रेंजेस हिमालय की देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है और उत्तर पूर्वी हिमालय है, ठीक है। अगर हम भौतिक संरचना और धरती के स्वरूप के आधार पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर पर्वतीय श्रृंखलाएं है, हमारे इंडिया में प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है जहाँ पर हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, ये सारे एरिया टच होते हैं। मरुस्थल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद समुद्र तट की बात करते हैं, ठीक है। समुद्र तट में आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जैसे पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। अगर हम द्वीप समूहों की बात करते हैं तो द्वीप समूह में आपको अंडमान निकोबार ये सब देखने को मिलेगा। आज की क्लास में आपको सारा इंपोर्टेंट करा दूंगी, इसमें अब ये भी पढ़ लेंगे, ये भी और ये भी।
फिर हमारी एक क्लास रह जाएगी जिसमें भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे आपका सारा फिजिकल फीचर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, उन सभी में काम आएगा। तो एक बार इसको पढ़ लेना, ये मैं सारा पढ़ा दूंगी, बट वो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत थोड़े से ही रहेंगे। इसके बाद फिर ज्योग्राफी में आपका क्लाइमेट का टॉपिक रह जाएगा। क्लाइमेट के टॉपिक में आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कौन से मौसम में हवाएं चलती है, लू कौन से मौसम में चलती है, चेरी ब्लॉसम क्या है, बारिश कब होती है, ठीक है, अरब सागर से कब बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी से कब बारिश होती है। तो ये सारा का सारा हमारे क्लाइमेट में रहने वाला है, उसको भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा पढ़ा दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कोई टॉपिक रहे ना, जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ आपके लिए उतनी कोशिश कर रही हूँ बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला की, यानी कि नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करते हैं, जो आपके यहाँ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इस साइड में आपको देखने को मिलेगी, तो ये क्या है, पर्वतीय भाग जो है महान हिमालय के एक भाग का निर्माण करता है। तो ये जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है क्या बनाती है, जो महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, उसके एक भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत जो है ये कैसा माउंटेन है, वलित पर्वत है, युवा पर्वत है, या फिर हम इसे फोल्डेड माउंटेन्स भी कहते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये हिमालय की उत्पत्ति है ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। आपको पता होना चाहिए अर्थ के सरफेस में प्लेट्स है जो बार बार आपस में टकराती रहती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से इस तरीके से टकराई तो इसका एक भाग जो है अर्थ का वो खिसककर ऊपर की तरफ चला गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसकी उत्पत्ति कौन सी दो प्लेटों के खिसकने से हुई है, कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हुई है, तो भारतीय प्लेट, एक तो इंडियन प्लेट्स और एक यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या बन गया, आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत जो है ये कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। इसके साथ साथ इसको हम युवा पर्वत भी कह देते हैं, यानी कि नवीन पर्वत है, ये अभी इसका निर्माण हुआ। इसके साथ साथ ये कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सारा आपको याद रखना है। कोबर, ये जो प्लेट जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, कोबर के जियोसाइक्लिन या भू संतत्ति सिद्धांत और हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, इसके लिए मान्य है। यानी कि ये जो बात हम कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे थ्योरीज दी गई है। तो ये प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था वो किसने दिया, कोबर ने और हैरी हेस ने। ठीक है, इनका मानना था, हैरी हेस का मानना था कि जो आज हिमालय है, यहाँ हिमालय के स्थान पर कभी क्या होता था, टेथिस सागर होता था, जो उत्तर में किसके नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर था। इसके साथ साथ अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था। ठीक है, जो यहाँ पर ये बात कही गई है, जैसे हिमालय था, हिमालय के स्थान पर क्या था, पूरा का पूरा टेथिस सागर था। ठीक है, एक पेंजिया भाग था, एक पेंथलासा भाग था, उसमें से क्या था, इसको डिवाइड किया गया था। जैसे जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपको बताया हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है, यंग माउंटेन है। अब आज भी आप देखेंगे ना, इसकी ऊंचाई क्या होती जा रही है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की है और उत्तल और तिब्बत की ओर कैसी हो गई है, अवतल हो गई है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी तरफ ये कैसी हो जाती है, उत्तल, और फिर ये तिब्बत के पठार की तरफ इस तरीके से यहाँ जाती है तो कैसी शेप बनाती है, अवतल जैसी शेप बनाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कैसे होने लगती है, घटती रहती है। मतलब यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। जब हम पूर्व पश्चिम से इस तरीके से यहाँ की तरफ जाते हैं तो ये जो चौड़ाई जो है इसकी वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तभी आपने देखा होगा यहाँ नेपाल में ही सबसे ऊंची चोटी हिमालय की आपको देखने को मिलती है, जिसे हम सागर माथा, माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि पश्चिम से जब हम पूर्व की तरफ मूव करते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है।
हिमालय का मुख्य अक्ष कैसा है? जो हिमालय ये कैसी शेप बना रहा है? ऐसे चापाकार, जो बो होता है, बो जैसी शेप बना रहा है। ठीक है, चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 2500 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ये टोटल जो लेंथ है कितनी देखने को मिलेगी? 2500। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 150 से 400 किलोमीटर तक हम इसकी चौड़ाई को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम हिमनद या हिमानी की बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं जो हिमालय रेंजेस में है? पृथ्वी पर विशाल आकार की, जो अब ये पता होना चाहिए पहले तो आपको, ग्लेशियर कहते किसे हैं? हमारे अर्थ पर जो बहुत भारी मात्रा की जो बर्फ है और जो गतिशील है, यानी कि गति कर रही है, बह रही है एक तरीके से, तो वो क्या होती है आपके यहाँ पर, उसे ही हम क्या कह देते हैं? हिमनद कह देते हैं। ठीक है, औसत स्नो लाइन की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में 3500 मीटर और पूर्वी हिमालय में कितनी देखने को मिलती है? 2500 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर जो है, आपने देखा होगा जैसे हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, वो क्या हो रहा है? ये तेजी से फैल रहा है। ठीक है, इसके बाद है मिलाम हिमनद जो है, ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है और ये भी क्या है? एक हिमनद है। इस हिमनद से शारदा का और काली गंगा का क्या होता है? नदियों का उद्गम होता है। ऐसा ही एक और ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसे चोराबाड़ी ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसके पिघलने से क्या हो रहा है? झील का निर्माण हो रहा है। मतलब इससे ये जो चोरबाड़ी ग्लेशियर है ये पिघल गया था, इसके पिघलने से किसका निर्माण हुआ? एक झील का निर्माण होता है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर पूछा जा सकता है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसके पिघलने से किसका निर्माण हुआ? झील का निर्माण हुआ, जिसे हम आज किसके नाम से जानते हैं? गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ग्लेशियर में क्या क्या पढ़ा है? अभी मैंने आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, मतलब गंगा नदी आती है जहां से। इसके बाद यहाँ पर तेजी से ही पिघल रहा है। ऐसे ही यमुनोत्री हिमनद भी देखा होगा आपने, मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है। ठीक है, ऐसा अभी मैंने क्या पढ़ाया? चोराबाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हिमालय के सबसे ऊंचे जो शिखर है उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे के सारे आपको बहुत ही ध्यान से सुनने हैं, बहुत अच्छे से सुनने हैं, क्योंकि माउंटेन रेंजेस हैं और इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर अगर हम पहली पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? माउंट एवरेस्ट लिखा है। माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में? नेपाल में है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 8850 मीटर की ऊंचाई पर है, या फिर 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। पहले किसी किसी बुक में 8848 लिखा है, किसी किसी बुक में 8850 लिखा है। इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, दोनों सेम टू सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसे ही हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कराकोरम, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे गॉर्डिन ऑस्टविन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर है? भारत में है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कराकोरम गॉर्डिन ऑस्टविन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। सॉरी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये नेपाल में नहीं है, ये आपके सिक्किम में है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आपके सिक्किम में 8598 मीटर ऊंची है। बकालू पर्वत का है, नेपाल में है। धौलागिरी है, नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा ये भी आपके भारत में ही है। ऐसा नंदा देवी नेपाल में नहीं है ये। ठीक है, नंदा देवी का है? भारत के उत्तराखंड में है। ये इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद नामचा बरवा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद गरुला मंदाता तिब्बत में है। हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी ईस्ट वर्ड्स की तरफ सबसे ऊंची चोटी हिमालय की बात करेंगे तो ये कौन सी है? नामचा बरवा। तो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ जो हिमालय श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पर, तो हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है। अगर अब यहाँ पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी है? नंगा पर्वत है, जो कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? ये आपको देखने को मिलेगी ये नंदा देवी थी, ये क्या है?
नंगा पर्वत है, तो ये हिमालय की इस तरफ पश्चिम में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये नामचा मरवा कहाँ है, ये पूर्व की तरफ है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय निर्माण आयु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय वो क्षेत्र है जो तिब्बत के एरिया में लगता है, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है महान हिमालय है, ये इसका उत्तरी भाग है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो अवसादी शैलों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो नदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ये नदियां देखिए इतने ऊंचे स्थल से निकलती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों की तीनों जो श्रेणी है वो किसकी है, ट्रांस हिमालय की है, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, इसमें आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी है जो ये थोड़ी फैक्ट बेस है। तो यहाँ पर क्या है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है। अगर हम काराकोरम की बात करते हैं तो काराकोरम को क्या कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 जो है ये कहाँ पर है, ये किसकी रेंज है, काराकोरम की ही है, ठीक है। तो ये हिमालय की रही काराकोरम रेंज में आती है ये, और ये क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, 8611 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, इसको क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ कहते हैं काराकोरम रेंज को। तो ये कौन सी रेंज में पड़ती है आपके, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 जो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये कौन सी श्रेणी की है, काराकोरम श्रेणी की है, ठीक है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पर है, ये भी काराकोरम रेंज में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काराकोरम पश्चिम में पामीर की घाट में जाकर मिल जाती है। इसके बाद इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी तथा इसके सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजन का काम करती है। तो बस इतना याद रख लेना, यहाँ पर क्या लिखा है, इस श्रेणी के दक्षिण में क्या है, लद्दाख श्रेणी है, जो सिंधु नदी और इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य किसका काम करेगी, एक विभाजक का काम करती है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर आ गए हैं, जिसे मैंने लिखा है वृत्त हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय हम इसे कह देते हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है, ये 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। 120 से 190 किलोमीटर के यहाँ पर ऊंचाई देखने को मिलती है। इसका निर्माण जो है कायांतरित शिलाओं से हुआ है। उसका निर्माण किससे हुआ था, अवसादी शैलों से हुआ था। विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर किसमें पाए जाते हैं, इसी माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ग्रेटर हिमालय में देखने को मिल रहा है। ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 है। जैसे कंचनजंगा है, कंचनजंगा भी किसका है, ग्रेटर हिमालय में आता है। नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेत है, नामचा मारवा है, ये सारे के सारे किसके भाग हैं, ये आपके ग्रेटर हिमालय के भाग हैं। ये 1 सेकेंड, ये आपके किसके भाग है, ग्रेटर हिमालय के, ट्रांस हिमालय के पार्ट नहीं है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सर एडमंड हिलेरी और इनके साथ साथ शेरपा तेंजिंग गए थे। ये कब गए थे, 29 मई 1953 में गए थे, ठीक है। जब आप छोटे क्लासेस के बच्चों की बुक्स देखेंगे, उनकी बुक्स में भी ये स्पेशली चैप्टर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 29 मई 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग कहाँ गए, माउंट एवरेस्ट पर। भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई तो उनका नाम क्या था, बिछेंद्री पाल। तो ये सारा याद रख लेना है। हिमालय किस में आता है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है निम्न हिमालय, लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से, या मिडल हिमालय भी हम इसे कह देते हैं। तो इसे हम कहेंगे वृत्त हिमालय। लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से क्या होता है, अलग होता है। तो MCT से याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से कौन अलग होता है, ये वृत्त हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं, ठीक है। चौड़ाई इसकी 60 से 80 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर 3500 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। हिमालय की कटी छटी श्रृंखला इसे ही कहा जाता है। इसका निर्माण जो है चट्टानों के संपीड़न और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ज्यादा चोटी यहाँ पर 5000 मीटर तक की देखने को मिलती है।
यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत जैसी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल के दो प्रमुख दर्रे इसी श्रेणी में आते हैं, जिसमें से एक बुर्जिल दर्रा है और एक बनिहाल दर्रा है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटियां किसमें आएंगी? ये लास्ट का जो आपने पढ़ा है लघु हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया लघु हिमालय, और इसके साथ साथ अब जब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। ये दोनों एक दूसरे से मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं बाह्य हिमालय, या इसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे हरियाणा में भी शिवालिक रेंजेस देखने को मिलती है। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है या सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ये किसे कहा जाता है? बाह्य हिमालय को कहा जाता है। यहाँ पर चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 600 से 1500 मीटर पाई जाती है। इन पॉइंट्स को बस आप रीड करना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हर एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिम में से किसके नाम से जानते हैं? दून के नाम से जानते हैं। पूर्व में से द्वार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, तो ये किसके नाम पर रखे गए हैं? घास के मैदान के नाम पर इनका नाम रखा गया है। इसके बाद आ जाता है कश्मीर हिमालय। अब यहाँ पर ये नदियों से अलग हो रहे हैं, तो ये इसलिए आपके इम्पोर्टेंट है। कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सतलुज और सिंधु के बीच का भाग ये कहे जाते हैं। तो दोनों एस वाले किस में आएंगे? कश्मीर में। SSK से याद रख लेना, ठीक है, SSK। तो कौन सी दो नदियों की बात हो रही है? यहाँ पर सतलुज की, और इसके साथ साथ सिंधु नदी की बात हो रही है। और ये किसके बीच स्थित है? यहाँ पर कश्मीर हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। यह कश्मीर और कहाँ तक फैला हुआ? हिमाचल प्रदेश तक फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर श्रेणी, लद्दाख, कराकोरम, धौलाधर, ठीक है, ये सारी श्रेणियां इसी में आती हैं। आपको जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, डल झील, वुल्लर झील, ठीक है, इसके साथ साथ पांगक्योंग, तसोसुमारी झील, ये सारी कहाँ देखने को मिलती है? कश्मीर हिमालय में देखने को मिलती है। कश्मीर हिमालय जो है ये करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो यहाँ पर सतलुज और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा ये कुमायूं हिमालय है। उत्तराखंड राज्य तक क्या है? विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। इसके पश्चिमी भाग में क्या देखने को मिलता है? गढ़वाल हिमालय देखने को मिलता है। आपने कुमायूं गढ़वाल रेजिमेंट भी सुनी होगी, तो यही इन्हीं के नाम पर ही रखी गई है। पूर्वी भाग क्या है? कुमायूं है। गंगा और यमुना नदी का उद्गम गंगोत्री और साथ साथ यमुनोत्री भी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये दोनों कहाँ है? ये वैसे उत्तराखंड में है, और ये किसके पार्ट है? कुमायूं हिमालय के ही पार्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो काली नदी और तिस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, और हिमालय की चौड़ाई यहाँ पर कम है। बस इसको रीड कर लेना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। असम हिमालय में आप तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है, और ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, भूटान देशों में है। बस इतना याद रख लेना। अब ये देखो, ये मैंने बताया इंडस, यानी कि सिंधु और सतलुज के बीच में क्या है? पंजाब, ठीक है। सतलुज और काली उत्तराखंड में है, ठीक है। काली और तिस्ता नेपाल, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय, ठीक है। तो पंजाब और सतलुज, सिंधु और सतलुज पंजाब हिमालय, या फिर हम इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलुज और काली जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड हिमालय है। ये कौन सा था? वो गढ़वाल कुमायूं वाला। काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। अब यहाँ से अरावली श्रेणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इनकी सभी ऊंची चोटी कौन सी है? ये सारी याद रखनी है। इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग और उत्तरी पश्चिमी किनारे पर अपर्दित और खंडित है। आपको पता होना चाहिए जो अरावली रेंज है, वैसे आपको ये मध्य भारत इस तरीके से बीच के हिस्से में देखने को मिलेगी, और ये कैसी है? बहुत टुकड़ों टुकड़ों में है। जैसे दिल्ली के आसपास है, बहुत टुकड़ों में, हरियाणा में भी है, राजस्थान में है। मतलब ना, ये है सबसे पुरानी रेंज है और बहुत ज़्यादा विस्तार से फैली हुई है। पर कैसी है? बहुत, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, क्योंकि बहुत पुरानी थी, और ये क्या हो गई? धीरे धीरे अपर्दित होती गई, खंडित होती गई। तो इसीलिए कैसी है? ये अपर्दित है और खंडित है। दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक क्या है? विस्तृत है। तो कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है।
अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक की है। अगर हम दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो आपसे पूछा जा सकता है अरावली की दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? अरावली की। ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से माही नदी, लूनी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है आपको, वो कौन सी है? गुरु शिखर है। इसके बाद अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात करते हैं, बस इसको रीड कर लेना। नर्मदा और सोन ब्रज के उत्तर में पुरानी, और ये कैसे है? घर्षित है और मोड़दार है। ये मालवा पठार के उत्तर में विस्तृत है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करने का काम करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक 1200 किलोमीटर की लंबाई तक क्या है? फैली हुई है। इसके बाद अगर हम सतपुड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर दक्कन श्रेणी का भाग ब्लॉक माउंटेन है। इनके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती भूभ्रंश घाटी है। अगर हम सतपुड़ा की मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो कौन सी है? धूपगढ़ है। और ये कितने मीटर है? 1350 मीटर है। पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। मैकाल पठार का है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो सर्वोच्च चोटी सतपुड़ा की आपको याद रखनी है, धूपगढ़ में है, पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है इसका? अमरकंटक है। पश्चिम की ओर से यहाँ से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। मैकाल पठार की पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? अमरकंटक टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, तो सतपुड़ा की क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना, सतपुड़ा में क्या है? धूप है। सतपुड़ा में क्या है? धूप है। और मैकाले पर्वत की क्या है? अमरकंटक है। ठीक है। मैकाल पर्वत कैसा है? अमर है। तो मैकाले पठार की क्या है? अमर है। और सतपुड़ा में क्या निकली है? धूप निकली है। ठीक है। ये याद रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की बात करते हैं, इसको हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 900 से 1100 मीटर है। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो पूर्वी समुद्र तट के समानांतर महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक फैली हुई है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसे क्या करती है? विभाजित करती है। आपको पता होना चाहिए। जैसे पूर्वी घाट है, अब यहाँ पर बंगाल की ये यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलेगी सारी इस तरीके से इसको काटती हुई जाएगी और किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही ये लिखा है कि ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या कर रही है? इसे डिवाइड कर रही है। और इसी वजह से क्या है? ज़्यादा कटा छटा है, क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल बन चुका है। सॉरी, ये क्या बना है? मुहाना बना है, जहाँ से नदियां गिर रही है। इसके बाद इस पूर्वी घाट को हम पूर्वार्द्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का ही रूप है। अगर हम इसके पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम में है, 1680 मीटर। ठीक है। ये याद रख लेना है। सेकंड सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी है। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको डबल स्टार लगा लेने हैं। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विशाखापट्टनम, 1680 मीटर। सेकंड सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी, 1051 मीटर। सहाद्री की बात करते हैं तो सहाद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है और पूर्वाद्री पूर्वी घाट को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय का पठार या कार्बी आंगलांग पठार या उत्तर कयार पहाड़ी के नाम से हम इसे जानते हैं। मालवा का पठार जो है ये एमपी और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और मालवा का जो पठार है ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा किससे टच हो रही है? अरावली से। और दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी श्रेणी बुंदेलखंड पठार है। इसके बाद पश्चिमी घाट की बात करते हैं हम। पश्चिमी घाट जो है इसकी ऊंचाई 1100 से 1300 मीटर है। हमारे यहाँ पर बहुत तेज बारिश आ रही है, शायद आपको उसकी साउंड भी क्लास में सुनाई दे रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है, और शायद आज ओले भी गिर रहे हैं, तो बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण में हैं, जिसमें से थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनाकोटा, ये सभी क्या है? घाट है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों
द्वारा, ठीक है। तो दक्षिण की ओर जो पश्चिमी घाट है वो किसकी तरफ घिरा हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियों से, और पूर्वी घाट से मिल जाता है। जैसे ये यहाँ इस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ ये क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, अन्नाईमुड़ी है, जो कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी घाट जो है ये कहाँ कहाँ पर है, ये आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में इसको हम किसके नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो उत्तरी सह्याद्री है और दक्षिणी सह्याद्री है, इन दोनों को विभाजित करने वाला कोण है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कहाँ से होकर पास होता है, गोवा से होकर पास होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा, ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कलसूबाई है, जो 1646 मीटर का है। अगर दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, कुद्रेमुख है। सेकेंड हाईएस्ट जो दक्षिण सह्याद्री की चोटी है उसका नाम क्या है, पुष्पगिरी है। तो उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी कालसूबाई, दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी कुद्रेमुख, सेकेंड ऊंची चोटी पुष्पगिरी। इसके बाद डोडा बेटा जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ये किसकी है, दक्षिण भारत की है, ना कि उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री की। ये पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम क्या है, डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का क्या कही जाती है, मिलन स्थल कही जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां नीलगिरी हिल्स ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, यहाँ पर कॉफी का पौधा पाया गया था। इलायची की पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में, केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां, दक्षिण में अगस्तमलाई की पहाड़ियां। बस इसको रीड कर लेना, खिचड़ी सी है ये, फिर भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा ये, इसको बस एक बार आप रीड कर लेना, और मैप देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास जो थी ना वो हमारी यहाँ पर हो चुकी है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टॉपिक रह गया हमारा, जिसमें मैं आपको जितने हमारे जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसके साथ साथ लक्षद्वीप है, और हमारा डेजर्ट का टॉपिक रह गया है, वो तीनों मैं आपको एक क्लास में करा दूंगी। एंड देन क्लाइमेट का टॉपिक हो जाएगा, फिर शायद इकोनॉमिक्स के 1-2 टॉपिक रह जाएंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगी। एग्रीकल्चर का भी टॉपिक है, तो ऐसे आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स की 2-3 क्लासेस लेकर आऊंगी, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एस्टेट के टाइम पर कैंडिडेट्स को कराए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वैसे ही मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस ढूंढ कर लाऊंगी। और इसी तरीके से एक टेस्ट टाइप लगा लेना या रिवीजन टाइप लगा लेना, उसको रिवाइज कर लेना, वहां से देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।